हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ ग्रेट ट्यूटोरियल्स। मेरा नाम है राफिया शेख और आज हम पढ़ने वाले हैं 11th कॉमर्स का ओसीएम, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 4, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कौन से फॉर्म्स है, कौन से टाइप है, हम वो पढ़ने वाले। पहले हम देखते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि अ ग्रुप ऑफ पीपल हु फॉर्म अ बिजनेस टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर एम। मतलब यहाँ पे कुछ लोग आते हैं, एक अपना बिजनेस सेटअप करते हैं और उनका जो भी एक पर्टिकुलर एम होता है उसको क्या अचीव करते हैं। अब इधर पे जो ये लोग बिजनेस सेटअप करते हैं ना, यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज कंडक्ट की जाती है, जैसे कि वहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट, इन ऑर्डर टू अर्न मेक मनी, जहाँ पे पैसा कमाना है, प्रॉफिट अर्न करना है। ये होता है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर आता है। पहले देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर होता क्या है। Private sector means it is owned, managed and controlled by the individual or the group of individuals. Their main motive is to earn profit. प्राइवेट सेक्टर मतलब कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, हमारा जो बिजनेस हमने जो खड़ा किया है वो प्राइवेट सेक्टर है। उसको कौन करता है? उसको ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय द इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जो क्या करते हैं, जहां पर गवर्नमेंट का रूल इंक्लूड नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ जो हमारे इंडिविजुअल, हमारे जो प्राइवेट एंटिटीज होते हैं वो इनिशिएटिव लेके एक बिजनेस सेटअप करते हैं, जिसको वो खुद ही क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं और ओन करते हैं। जैसे कि हमारे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गए, हमारे बजाज हो गए, बजाज, ये सब क्या हो गए, हमारे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के एग्जांपल हो गए। तो इधर पे क्या होता है, ये जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज होती है इनको ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। अभी प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम अगर फॉर एन एग्जांपल अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे वो स्मॉल स्केल पे हो या लार्ज स्केल पे हो, हमें देखना है कि हम कौन से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस में क्या कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं। तो हम आज पूरे चैप्टर में वही देखने वाले हैं। जितने भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमें दिए हैं, सबके एक एक फीचर्स दिए हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दिए, हम एक एक करके वो आज पढ़ने वाले हैं। सो अभी प्राइवेट सेक्टर के अंदर टोटल हमें 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दिया है, वो देखते हैं। हाँ, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकेंड इज पार्टनरशिप, थर्ड वन इज ज्वाइंट इन द फैमिली फॉर्म, फोर्थ इज कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड द लास्ट वन इज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। फर्स्ट हम देखने वाले सोल प्रोप्राइटरशिप। सो सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप नाम से आइडिया होगा आइडिया आ गया होगा कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न या सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है। सोल मीन्स, जो सोल वर्ड है उसका मतलब होता है सिंगल, और जो प्रोप्राइटरशिप होता है उसका मतलब होता है ओनर। मतलब आइडिया होगा अगर नाम से कि इटसेल्फ सजेस्ट कि यहाँ पर क्या होता है, सिंगल ओनर होता है, कोई और नहीं, सिर्फ पूरा एक इंसान, एक ही व्यक्ति क्या करते हैं, पूरे बिजनेस को चलाते हैं इधर पे। सो देयर इज ओनली अ सिंगल ओनर। अब इधर पे डेफिनेशन है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर जे हैंसन, समटाइम नोन एज वन मैन बिजनेस यूनिट वेयर वन पर्सन इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल, फॉर बियरिंग द रिस्क ऑफ द एंटरप्राइज एंड फॉर द रिस्क ऑफ द ओनरशिप। इनके हिसाब से क्या है कि समटाइम, जस्ट मैंने यहाँ पे वर्ड्स को थोड़ा बोल्ड किया है, जस्ट उस पर फोकस करना। समटाइम नोन एज वन मैन बिजनेस यूनिट, जो हमारा सोल ट्रेडिंग कंसर्न होता है उसमें जो बंदा काम करता है, पूरे बिजनेस को चलाता है, उसको हम वन मैन बिजनेस कहते हैं। वन मैन आर्मी कहा जाता है ना, वन मैन शो। तो ये वन मैन बिजनेस है क्योंकि पूरे बिजनेस को कौन रन कर रहा है, वही एक अकेला इंसान चला रहा है। यूनिट वेयर वन पर्सन इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल, जहाँ पे वही बंदा अपने बिजनेस में क्या करेगा, कैपिटल लगाएगा और अपने बिजनेस को क्या करेगा, चलाएगा। फॉर बियरिंग द रिस्क ऑफ द एंटरप्राइज एंड फॉर द रिस्क ऑफ ओनरशिप, यहाँ पर वही बिजनेस में कैपिटल वही लगा रहा है, बिजनेस में जो भी रिस्क आएगा वही बेयर करेगा, और जो भी उसका ओनरशिप है, जो भी उसके प्रॉफिट एंड लॉसेज है, वही क्या करने वाला है, फेस उसको करने वाला है, कोई और नहीं, क्योंकि देयर इज ओनली सिंगल पर्सन इन द सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सो अभी सोल ट्रेडिंग कंसर्न जो हमारा है उसके कुछ फीचर्स दिए हैं, हम वो फीचर्स देखेंगे। फर्स्ट फीचर हमारा दिया है इंडिविजुअल ओनरशिप। इंडिविजुअल ओनरशिप मतलब क्या? इंडिविजुअल ओनरशिप अभी ऑलरेडी हमने मीनिंग में देखा कि जो वर्ड सोल होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है, वर्ड सोल का मतलब होता है सिंगल, और जो प्रोप्राइटरशिप होता है उसका मतलब होता है ओनर, मतलब सिंगल ओनर है। अभी यहाँ पर हम लोग का जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, यहाँ पे एक सिंगल ओनर रहता है। तो इसकी जो दुकान रहेगी, उसके दुकान में जो भी प्रॉपर्टी और जो एसेट्स रहेंगे उसका मालिक वो खुद रहेगा। जो भी उसकी लाइबिलिटीज रहेगी उसको पे ऑफ करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, वही पर्सन। ही इज द ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग ऑफ द लाइबिलिटीज एंड ही इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारा है नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। अभी यहाँ पे क्या है कि
एक वो पूरा एक बंदा है जो अपने पूरे बिजनेस को चला रहा है, तो यहाँ पे जो भी उसके प्रॉफिट आएंगे, जो भी लॉसेस होगा वो खुद ही शेयर करने वाला है। देयर इज नो बडी टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस। अभी जिस तरह से वो प्रॉफिट एंड लॉसेस भी किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा, उसी तरह से अगर कोई चैलेंजेस आते हैं, कोई रिस्क आता है, तो कौन फेस करता है? वही सिंगल ओनर क्या करेगा, उस पूरे सिचुएशन को, इस पूरे रिस्क को क्या करेगा, फेस करेगा। नाउ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हमारा थर्ड पॉइंट है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब कि खुद के लिए एक जॉब क्रिएट करना। अभी कुछ लोग क्या होते हैं, वो कहीं और जगह जाते हैं, हमें जॉब चाहिए, हमें जॉब चाहिए, बट जो हमारा सोल ट्रेडिंग कंसर्न है वो क्या है, इट इज वेरी सूटेबल फॉर्म फॉर दिस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हम क्या कर सकते हैं, अभी जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, इट इज लाइक ये पहले से चलता आ रहा है और ये बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में, ज्यादा इसको कुछ हमें ना ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें बहुत बड़ा जगह चाहिए रहेगा, कुछ ज्यादा अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल से किसी भी बिजनेस को ओपन करने के लिए जो लीगल फॉर्मेलिटीज, जो रिक्वायरमेंट्स होती है, उसी तरह से एसटीसी दैट इज हमारा सोल ट्रेडिंग कंसर्न को फॉर्म करने के लिए जो लीगल फॉर्मेलिटीज, जो नॉर्मल लीगल फॉर्मेलिटीज, जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल, कोई लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की नहीं, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल की जरूरत है। तो इससे क्या होगा, किसी का भी सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकता है, बन सकता है। अगर फॉर एन एग्जांपल कोई अनएम्प्लॉयड पर्सन है, उसको अगर कुछ काम करना है तो ही कैन स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, वो अपना एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न चालू कर सकता है और अपना बिजनेस खुद स्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्या आ जाएगा, उसको एक सोर्स ऑफ इनकम आ जाएगा। सो हमारा जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, इट इज वेरी सुटेबल फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नाउ हमारा आता है लोकल मार्केट ऑपरेशन। लोकल मार्केट ऑपरेशन हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये क्या बोल रहा है कि हम जो अपना बिजनेस चला रहे हैं, जो हमारा सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, हम उसको ग्लोबली हैंडल कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें एक सिंगल ओनर है। अभी उसका खुद का एक बिजनेस है, वो कैसे ग्लोबली करेगा? अभी उसको क्या लोकल मार्केट पे ही अपना जो बिजनेस है उसको लोकल मार्केट में ऑपरेट करना पड़ेगा। उसके पास क्योंकि एक लिमिटेड कैपिटल, हम उसके पास लिमिटेड कैपिटल है, इसी वजह से क्या कर सकता है, वो अपने बिजनेस को एक्सपांड नहीं कर सकता, डेवलप नहीं कर सकता। वो मार्केट जहाँ लोकल मार्केट में, जहाँ पे क्राउडेड एरिया है, जहाँ पे लोग ज्यादा दिखते हैं, वहाँ पे वो अपना एक क्या कर सकता है, लोकल मार्केट ऑपरेशन में। सो सोल ट्रेडिंग कंसर्न कैन बी ऑपरेटेड इन दी लोकल मार्केट, कैन बी ऑपरेटेड इन दी लोकल मार्केट्स। नाउ नो सेपरेट लीगल स्टेटस। यहाँ पर जो है इन दी आइज ऑफ लॉ, जो हमारा ओनर होता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न का और जो उसका बिजनेस होता है, दोनों क्या है, दोनों सेम ही है। मतलब फॉर एन एग्जांपल कि नो सेपरेट लीगल स्टेटस हमारा फिफ्थ पॉइंट है। नो सेपरेट लीगल स्टेटस मतलब कि यहाँ पर इन द आइज ऑफ लॉ, जो हमारा ओनर रहता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न का और जो उसका बिजनेस रहता है, वो दोनों क्या रहते हैं, दोनों इन द आइज ऑफ लॉ वो उसके हिसाब से सेम ही है। ओनर और उसका जो बिजनेस है वो दोनों सेम है, दोनों को कोई अलग स्टेटस नहीं दी गया, दोनों को कोई अलग लीगल स्टेटस नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन। मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन क्या है कि यहाँ पर जो हमारा सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, इसमें क्या है, ज्यादा कोई हम लोग को एक इतना लेंदी कोई प्रोसीजर नहीं है, इतनी कोई ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज दी कि हमें जो क्या करना है इसमें बहुत टाइम लगेगा। कोई ज्यादा गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। हम लोग को जो नॉर्मल टैक्स पे करना रहता है, जो हमारा कोई लेबर टैक्स रहता है, जो भी हमारा एक टैक्स होता है, वो हमको टाइम टू टाइम पे करना रहता है और इससे ज्यादा कोई भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसलिए यहाँ पे मिनिमम है। एक कोई भी एक बंदा क्या कर सकता है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है कुछ भी एक जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, और फिर इधर पे बस अपने को टाइम टू टाइम क्या करना रहता है, टैक्स पे करना रहता है। एंड द लास्ट फीचर इज दिस अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अभी अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या है कि वो अकेले बंदे के ऊपर ही पूरी लाइबिलिटी, मतलब कि अगर फॉर एन एग्जांपल अगर वो अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किसी बैंक से अगर लोन लिया है या कहीं से फंड क्या अरेंज करके लाया है और अगर वो उसको पे नहीं कर पा रहा है, अब उसका क्या बिजनेस प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी अगर वो अपने क्रेडिटर को पैसा पूरा नहीं दे पाता, तो वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेच के अपने क्रेडिटर को पूरा पैसा पे करेगा। इधर पे उसके पर्सनल प्रॉपर्टी और बिजनेस प्रॉपर्टी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। नाउ हम देखने वाले हैं अभी इसके मेरिट्स, दैट इज हमारे एडवांटेजेस। अभी जैसे हर एक चीज के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं, वैसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न के भी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है, दैट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट हम देखने वाले इजी टू फॉर्मेशन। हाँ, इजी टू फॉर्मेशन सोल ट्रेडिंग कंसर्न के लिए क्या है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न जो है इजी टू फॉर्म है, क्योंकि अभी ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में देख लिया, ऑलरेडी हमने बोला है कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न में कोई ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं रहती। एक जो नॉर्मल फॉर्मेलिटीज रहती है, जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स रहती है, उस हिसाब से कोई भी क्या कर सकता है, बंदा अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। सो इट इज इजी टू फॉर्म। नेक्स्ट वन इज क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन क्यों इधर पे है, क्योंकि अकेला बंदा है, अब उसको किसी और से पूछने की जरूरत है नहीं।
अभी अगर यहाँ पे कोई 10-15 लोग की ग्रुप होती या 4-5 लोग भी होते तो वहाँ पे अभी सब लोग को हमको पूछना पड़ता, सबके ओपिनियन सबके सजेशंस लेने पड़ते, तो इधर पे हमारे डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा डिले हो जाता। बट इधर पे क्या है कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न में वो अकेला बंदा है तो अपने डिसीजन खुद लेगा, इधर पे फिर क्विक डिसीजन आएंगे। नेक्स्ट हमारा है मैक्सिमम सिक्रेसी। अभी मैक्सिमम सिक्रेसी मतलब कि जो हमारे बिजनेस के सीक्रेट्स होते हैं, अभी इधर से कोई चांसेस है कि हमारे जो बिजनेस के इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो सकते हैं? नहीं। अब वो अकेला बंदा है, ये जरूर, अब वो अकेला बंदा क्या करेगा, अपने जो भी बिजनेस के इन्फॉर्मेशन से वो किसी को शेयर करेगा? नहीं, किसी भी थर्ड पार्टी को शेयर नहीं करने वाला। इसको जरूरी नहीं कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का करने का है किसी को पब्लिश करना। अगर जो बड़े बड़े कंपनीज इंडस्ट्रीज होते हैं ना, उनको जरूरत पड़ती है कि उनको अपने अकाउंट्स ऑफ बुक्स को पब्लिश करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। बट ये एक नॉर्मल छोटा सा हमारा एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न, हमारा छोटा सा बिजनेस है, हम एक स्मॉल स्केल पे चला रहे हैं, तो हम लोग को जरूरी नहीं यहाँ पे क्या करना है, हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पब्लिश करना है। सो यहाँ पे मिनिमम सीक्रेसी रहती है। नेक्स्ट डायरेक्ट मोटिवेशन। अभी इधर पे पूरे बिजनेस को कौन रन कर रहा है? वही एक सिंगल ओनर। तो ही इज द ओनली पर्सन जो अपने आप को मोटिवेट करेगा और दिन रात मेहनत करेगा और काम करेगा। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी है। अभी इसमें सोल ट्रेडिंग कंसर्न में फ्लेक्सिबिलिटी होता है क्योंकि इधर पे सिंगल ओनर है। अब वो सिंगल ओनर है, अगर एज पर द सिचुएशन वो अपने बिजनेस को चेंज कर सकता है, एक्सपांड कर सकता है। उसको अगर ठीक लगता है कि अभी मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने बिजनेस के लाइन को चेंज कर लेगा, अपने बिजनेस में थोड़े बहुत चेंजेस लाएंगे, अपने पॉलिसीज में चेंजेस लाएगा। सो इट इज फ्लेक्सिबल इन सोल ट्रेडिंग कंसर्न। नाउ हमारा है लास्ट सेकंड 6 पॉइंट, लोअर कॉस्ट। अभी इधर पे लोअर कॉस्ट है। सो लोअर कॉस्ट क्या है, अभी इधर पे जो है सोल ट्रेडिंग कंसर्न में वो पूरे बिजनेस को वो खुद चलाता है ओनर। तो इधर पे वो क्या करता है, इधर पे वो ना वेस्टेज को क्या करता है, मिनिमाइज करता है, ताकि उसका जो खर्चा है वो कम हो। ज्यादा अभी वो अपने रिसोर्सेज को ना प्रॉपर यूज करता है, मतलब यहाँ वो अपने एक्टिविटीज पे देखता है कि प्रॉपरली सब कुछ यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो इधर पे वो अपने वेस्टेज को कम करके अपने क्या करता है, लोअर कॉस्ट रखता है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट मेरिट से एडवांटेज है वो एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब होता क्या, एफिशिएंसी मीन्स क्या होता है, जहां पर वेस्टेज को कम करके, हमारे जो भी वेस्टेज हो रहे हैं उसको कम करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। मतलब हम रिसोर्सेज को एकदम ऑप्टिमम यूज करेंगे और हमारे जो प्रॉफिट्स रहेगा, प्रोडक्शन रहेगा, हम उसको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो एफिशिएंसी ये होता है। यहाँ पे क्या करता है, वो अपने वेस्टेज को कम करता है, यहाँ पर अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज करता है और उससे क्या करता है, अपनी प्रोडक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये थे हमारे कुछ एडवांटेजेस सोल ट्रेडिंग कंसर्न के। उसी तरह से उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो हम अभी देखने वाले हैं। फर्स्ट वन इज लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड कैपिटल सबसे बड़ा तो डिसएडवांटेज इसका लिमिटेड कैपिटल है, क्योंकि इधर पे अभी एक ही बंदा है। अब वो उसको बिजनेस स्टार्ट करना, तो अभी लिमिटेड कैपिटल, अब इसको बिजनेस स्टार्ट करना। छोटे से बिजनेस में कौन लोग पैसे इतना लगाने आएंगे, किसी को क्या ही मिलेगा। तो अभी वो अपना जो कैपिटल है वो किधर से अरेंज कर सकता है, वो अपने फैमिली से, रिलेटिव से क्या कर सकता है, अरेंज कर सकता है कभी कभी। सो लिमिटेड कैपिटल से क्या होता है, मतलब कभी कभी ना इवन उसको अपने कैपिटल को अरेंज करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, और इससे क्या होता है, वो अपने बिजनेस को एक्सपांड नहीं कर सकता, डेवलप नहीं कर सकता। सो इट इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सेकंड है हमारा लिमिटेड मैनेजरल स्किल। लिमिटेड मैनेजरल स्किल, इधर पे क्या है कि अभी पूरे बिजनेस को वही चला रहा है, ही इज द पर्सन, पूरे चीज को वही मैनेज कर रहा है। तो क्या होता है, उसके पास है ना एक प्रॉपर जो एक्सपीरियंस और जो क्वालिफिकेशन होता है ना, वो एक प्रॉपर नहीं होता है। वो हर एक चीज को देखता है। अभी ही इज द जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। उसको सब चीज में वो माहिर है, बट जो किसी का एक मास्टर होता है, एक एक्सपर्टीज होता है ना, वो उसमें नहीं है वो। सो उधर पे मैनेजर स्किल की डिफिकल्टी है। अभी लिमिटेड कैपिटल की वजह से वो ऑल स्टाफ्स को क्या कर सकता, हायर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो हायर करेगा हमें पे भी करना पड़ेगा, अपने बिजनेस को थोड़ा एक्सपांड करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, उसमें मैनेजर स्किल की भी क्या होती है, कमी होती है। उसके बाद है हमारा अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो हमने फीचर्स में भी पढ़ा था, क्योंकि अभी वही अकेला बंदा है, उसी के ऊपर पूरा जो रहता है, पूरा जो भार रहता है, पूरा जो टेंशन रहता है वो उसके ऊपर ही है। तो अगर वो नहीं भी पे कर पा रहा तो उसको पर्सनल प्रॉपर्टी अपनी बेचनी पड़ेगी, जो हमने ऑलरेडी फीचर्स में देख लिया है। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ स्टेबिलिटी। लैक ऑफ स्टेबिलिटी मतलब क्या? अभी सोल ट्रेडिंग कंसर्न जो हमारा बिजनेस है, ये टोटली किस पे डिपेंडेंट होता है, ओनर पे। अगर ओनर ही नहीं रहा तो बिजनेस चलेगा? तो इसमें अगर फॉर एन एग्जांपल इन केस कि अगर ओनर की डेथ हो गई या वो इंसेन हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया, डेथ वाज लाइक अगर अचानक से डेथ हो जाती है, इंसान अगर वो मेंटली कैपेबल नहीं है,
उसके बाद मानसूलिक संतुलन जो उसकी रहती है वो सही नहीं होती, इंसॉल्वेंसी, वो पूरा कर्जे से डूब गया है, बैंकरप्ट हो गया है, तो वो कैसे अपना बिजनेस करेगा, तो इधर पे क्या हो जाएगा, बिजनेस तो ठप पड़ जाएगा, बिजनेस तो खत्म ही हो जाना है। सो इधर पे लैक ऑफ स्टेबिलिटी है। नेक्स्ट है हमारा नॉट सुटेबल फॉर द लार्ज स्केल ऑपरेशंस। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन में क्या है कि अभी इसमें वन मैन शो, दैट इज वन मैन आर्मी पूरे बिजनेस को वही चला रहा है, ये अपना बिजनेस लोकल मार्केट में क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। अभी इस लिमिटेड कैपिटल को जैसे अपने बिजनेस को वो ऑपरेट नहीं कर क्या कर सकता है, वो एक्सटेंड नहीं कर सकता, ज्यादा एक्सपांड नहीं कर सकता, ग्लोबली भी वो नहीं क्या कर सकता, अपने बिजनेस को रन कर सकता है। ये लिमिटेड कैपिटल रहते हैं इसके पास, सो ही इज ऑपरेटिंग हिज बिजनेस इन द लोकल मार्केट ओनली, सो इट इज नॉट सुटेबल फॉर द लार्ज स्केल ऑपरेशन। ये हमारे थे कुछ फीचर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ये थे कुछ हमारे फीचर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द सोल ट्रेडिंग कंसर्न जो हमने देख लिया। सो याद रखना कि सोल ट्रेडिंग में, याद रखना कि सोल मतलब जो होता है, सोल मतलब हमारा होता है सिंगल, एंड द प्रोप्राइटरशिप मतलब हमारा ओनर, जहाँ पे पूरा जो सिंगल ओनर वही पूरे बिजनेस को रन करता है, पूरे बिजनेस के जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं वो खुद ही शेयर करता है, जो भी रिस्क होता है वो खुद ही बेयर करता है, कोई भी अगर चैलेंजेस आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है वो खुद ही फेस करने वाला, कोई और आके उसको हेल्प नहीं करने वाला। उसका जो भी बिजनेस है वो लोकल मार्केट में ऑपरेट कर रहा है, लिमिटेड कैपिटल की वजह से क्या कर रहा है, वो अपने बिजनेस को एक्सपांड नहीं कर सकता, मैनेजर स्किल उसके पास कमी होती है, अगर वो चाहे, अगर वो चाह कर भी क्या कर सकता है, अपने मैनेजरल स्टाफ जो होते हैं, अदर मैनेजरल स्टाफ है, उसको वो हायर भी नहीं कर सकता क्योंकि ज्यादा पैसे नहीं होते, सो उसको पे करना भी पॉसिबल नहीं है। अगर वो अपने क्रेडिटर्स को पूरा पैसा नहीं पे कर पाता तो वो क्या कर सकता है, वो क्या करेगा, अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचेगा, इफ इट इज इनसफिशिएंट टू पे द क्रेडिटर फ्रॉम द बिजनेस प्रॉपर्टी। तो ये कुछ थे हमारे फीचर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। अब हम देखने वाले हैं पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म देख रहे हैं अभी। पार्टनरशिप फॉर्म अभी हमने सोल ट्रेडिंग कंसर्न देखा, अगर वहां पे एक पर्सन ऐड होता है तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे एक पार्टनर आ रहा है तो पार्टनरशिप, वो जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न था वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, हमारा पार्टनरशिप फॉर्म में। सो पार्टनरशिप फॉर्म होता क्या है कि एडिशन और एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर गिव बर्थ टू पार्टनरशिप फॉर्म। अगर वहां पे किसी पार्टनर का एडिशन होता है या कोई एडमिशन होता है किसी भी एक नए पार्टनर का या पार्टनर का, तो वहां पर क्या होता है, किस चीज का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, क्या आ जाता है उधर पे, पार्टनरशिप फॉर्म हमारा बन जाता है। पार्टनरशिप फॉर्म हम लोग क्यों बनाते हैं, अगर हम लोग को अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है, हमें कैपिटल की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो हम क्या करते हैं, हम पार्टनर को एडमिट करते हैं और हमारे बिजनेस को एक्सपांड करते हैं। सो अभी हमारे डेफिनेशन क्या है कि सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस पार्टनरशिप एज partnership is the relation between the person who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all। इधर पे क्या मतलब, इस सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से कि पार्टनरशिप क्या है, ये रिलेशन है किसके बीच में, पर्सन्स के बीच में, दो दो है या दो से ज्यादा है उनके बीच में रिलेशन है, जहां पर वो एग्री करते हैं कि अपने प्रॉफिट, जो भी बिजनेस में प्रॉफिट आ रहे वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे। अभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है पार्टनरशिप फॉर्म के। पार्टनर, पार्टनर क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म क्या है, फॉर्म नेम क्या है। पार्टनर जो बिजनेस में एंटर करता है एज अ पार्टनर, उसको हम कहते हैं, एग्रीमेंट में वो एंटर करता है एक पार्टनर का, हम पार्टनरशिप बनाते हैं तो हमारी एक एग्रीमेंट बनती है, उसमें जो पार्टनर एक आता है, एंटर करता है, उसको पार्टनर कहते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म, अभी जो पार्टनर एक अकेला पार्टनर आया है, अगर अकेला पार्टनर आया तो हम उसको पार्टनर कहते हैं, बट अगर कलेक्टिवली आते हैं ना पार्टनर्स तो हम उसको पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। फर्म नेम, पार्टनर हुआ, पार्टनरशिप फॉर्म हुआ, हमारा नेक्स्ट फर्म नेम। फर्म नेम क्या होता है कि हम अपने बिजनेस, क्या कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, वो हमारा एक बिजनेस का नाम देना है, कौन सा बिजनेस हम कैरिड आउट करने वाले, वो हमारा फर्म नेम हुआ। पार्टनरशिप डीड एंड एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट क्या होता है, जहां पर हमारा एक एग्रीमेंट होता है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं पार्टनर्स के रिलेटेड, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड एंड एग्रीमेंट। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, डेफिनेशंस एंड मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं फीचर्स। अभी ये फीचर्स है हमारे कुछ पार्टनरशिप फॉर्म के। पहला है एग्रीमेंट। अभी पार्टनरशिप फॉर्म हम कर रहे हैं, इधर पे एक नहीं, एक से ज्यादा है, दो से ज्यादा लोग होंगे, तो जब हम पार्टनरशिप करते हैं ना तो वहाँ पे एक हमारा एग्रीमेंट बनता है। तो पार्टनरशिप इज एन आउटकम ऑफ एग्रीमेंट। पार्टनरशिप क्या है, जब हम लोग कोई भी पार्टनरशिप बनाते हैं तो हमारा एग्रीमेंट होता है,
उस एग्रीमेंट में हमारे बिजनेस के बारे में होता है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं, हम जो बिजनेस रन कर रहे हैं वो हम टू अर्न दी प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए अपने बिजनेस को चला रहे हैं। अब जो एग्रीमेंट होता है ना, वो दो टाइप के होते हैं, ओरल और रिटर्न। ओरल भी होता है और रिटर्न भी होता है, बट हमेशा बोला जाता है कि रिटर्न एग्रीमेंट रखना चाहिए। रिटर्न क्यों? फॉर एन एग्जांपल कि अगर आगे जाके कल को कुछ हुआ, हमारा बिजनेस बंद हो रहा है, हमारे बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हमें प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या करना है, शेयर करना है। अगर हमने ओरली बोल दिए, कल को अगर हमने ओरली बोला कि नहीं मेरा तो शेयर इतना था और तेरा शेयर इतना था, तो कोई सामने वाला मानेगा नहीं। बट अगर हमारे पास रिटर्न एग्रीमेंट में है तो उसमें प्रॉपरली मेंशन रहता है कि हाँ पार्टनर ए का शेयर इतना था, पार्टनर बी का शेयर इतना था, तो उनके हिसाब से उनको क्या मिल जाएगा, तो इट इज लाइक अ लीगल एविडेंस, बाद में उनको प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। सो एग्रीमेंट हमारा फर्स्ट फीचर था। नेक्स्ट है हमारा जॉइंट ओनरशिप। हमने सोल ट्रेडिंग कंसर्न में देखा था इंडिविजुअल ओनरशिप, क्योंकि वो सिंगल ओनर था। अभी यहाँ पे क्या है, इट इज जॉइंटली ओन्ड बाय द पार्टनर्स। अभी इधर पे जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टी रहती है ना, जो भी बिजनेस के एसेट रहते हैं, वो दोनों जितने भी पार्टनर्स है वो सब पार्टनर्स उस प्रॉपर्टी एसेट्स के क्या होते हैं, ओनर होते हैं। उधर पे जो बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है उनको सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए यूज करना है, ना कि अपने पर्सनल पर्पस के लिए। ये था हमारा जॉइंट ओनरशिप, जहाँ पे वही पूरे पार्टनर्स क्या रहते हैं, जॉइंटली ओनरशिप रहते हैं पूरे बिजनेस की प्रॉपर्टी के लिए। नाउ है हमारा थर्ड वन इज लॉफुल बिजनेस। अभी हम जो पार्टनरशिप फॉर्म कैरिड आउट कर रहे हैं, हम जो पार्टनरशिप फॉर्म करने वाले हैं, उधर पे सिर्फ लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, मतलब कि जो लॉ के हिसाब से सही है। वो काम नहीं करना चाहिए जो लॉ ने हमें प्रोहिबिट किया है, जो मना किया गया है। सो एवरी पार्टनरशिप फॉर्म मस्ट अंडरटेक दी lawful business only. The partnership firm cannot be formed to carry out any lawful business. कुछ भी अगर फॉर एग्जांपल की बिजनेस में स्मगलिंग करना, कोई गैम्बलिंग करना, किसी भी इलीगल सेल्स करना, ये सब हम क्या कर सकते हैं, या हमारे अनलॉफुल बिजनेस है, ये सब हम क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म में अनलॉफुल बिजनेस कैरिड आउट नहीं कर सकते। इट शुड बी ओनली लॉफुल बिजनेस ओनली। नाउ फोर्थ वन इज जॉइंट मैनेजमेंट। जॉइंट मैनेजमेंट क्या होता है, अभी हम लोग ने देखा था कि वहां पर सिंगल सोल ट्रेडिंग में देखा था कि वहां पे सिंगल ओनर पूरे चीज को मैनेज कर रहा है। यहाँ पर हर एक पार्टनर क्या करता है, हर एक चीज को मैनेज करता है। पूरे बिजनेस जो भी है, यहाँ पर हर एक पार्टनर क्या करता है, एक्टिव पार्टिसिपेट करता है बिजनेस की, जो भी बिजनेस की जो भी बिजनेस का रहता है उसमें हर एक पार्टनर एक्टिव पार्टिसिपेशन करेगा। और ऐसा भी नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक पार्टनर नहीं है तो उनके उसके बिहाफ पे भी क्या करना चाहिए, बिजनेस को कैरी आउट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर वो नहीं है तो हम बिजनेस नहीं करेंगे। अभी पार्टनर्स है तो ये भी एग्री करना चाहिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल कि इनकेस कभी एक पार्टनर नहीं आ पाया, कुछ इमरजेंसी हो गई, तो उसके बिहाफ पे वो बिजनेस क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। नाउ हमारा लाइबिलिटी। अभी यहाँ पे लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड, ज्वाइंट और सेवरल। अनलिमिटेड तो हमने ऑलरेडी पढ़ा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी हमने देखा था कि अभी वो सिंगल जो मतलब जो सिंगल पार्टनर है वो पूरे उसको कहेगा, वो ही लाइबल है पूरे चीज को पे करने के लिए। भी यहाँ पर ज्वाइंट भी है और सेवरल भी, मतलब कि ज्वाइंटली जो पार्टनर से साथ में वो भी क्या रहते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं क्रेडिटर्स को पे करने के लिए। ये हमारे रहते हैं लाइबिलिटीज। नाउ हमारे नंबर ऑफ पार्टनर्स। नंबर ऑफ पार्टनर्स में हमें दिया है कि पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 ही पार्टनर होने चाहिए और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, ना इससे कम। उसके बाद अगर इससे कम हुआ तो हमारा वो पार्टनरशिप फर्म नहीं होता, हमारा वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। अभी प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप क्या होता है, प्रिंसिपल और एजेंट क्या होता है, अभी फॉर एग्जांपल कि मुझे मेरे गुड्स बेचने हैं बट मैं नहीं बेच रही, मैंने क्या किया, किसी को बोला है कि मेरे जगह पर मेरे बिहाफ पे तू किसी को बेच क्या, तो मैं क्या हुई प्रिंसिपल, वो क्या हुआ मेरा एजेंट, क्योंकि मैंने उसको बोला है कि वो मेरा जो भी गुड्स है वो तू बेच क्या, जो भी पैसा मिलेगा मुझे दे देता, तो मेरे बिहाफ पे कौन गया, वो गया, तो वो कौन था, एजेंट। और उसने मेरे बिहाफ पे क्या किया, जो भी गुड्स थे वो बेच के आ गए और फिर जो भी प्रॉफिट हुआ उसने मुझे दिया, तो वो एजेंट था और मैं प्रिंसिपल थी। ऐसे ही क्या पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है कि जो हमारे पार्टनर्स होते हैं ना वो 2 रोल्स करते हैं, मतलब एक ही बंदा 2 रोल्स करता है, चाहे जितने भी पार्टनर है वो दोनों रोल क्या करते हैं, उनमें 2 रोल रहते हैं, एक प्रिंसिपल एक एजेंट। अभी अगर वो बिजनेस में है ना तो वो क्या करेगा, वो प्रिंसिपल एज एक्ट करता है, बट अगर वो आउटसाइड बाहर जाता है ना, अगर किसी आउटसाइडर से डील करता है ना तो वो एजेंट कहलाता है। ये था हमारे प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। नेक्स्ट वन है रिस्ट्रिक्शन और ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अभी फॉर एग्जांपल कि मेरा बिजनेस है, मतलब पार्टनरशिप फर्म में हूँ, मैं पार्टनर हूँ, अभी मेरा जो भी इंटरेस्ट है, अब मेरा जो इंटरेस्ट है मुझे नहीं चाहिए, मुझे किसी को ट्रांसफर करना है, बट यहाँ पे विदाउट द प्रायर
परमिशन फ्रॉम दी, जितने भी पार्टनर्स है, अगर मैंने उनकी परमिशन नहीं ली है तो मैं अपना क्या कर सकती हूँ, इंटरेस्ट ट्रांसफर क्या कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। उनके परमिशन के ही भी यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने जो है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट करना है। उसके बाद है हमारा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन क्या है कि हमने देखा था कि उधर पे रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है सोल ट्रेडिंग कंसर्न में, उसी तरह से पार्टनरशिप फर्म में भी जरूरी नहीं है कि हमें रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। इट इज नॉट मैंडेटरी एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बट महाराष्ट्र और ऐसे कुछ स्टेट्स में है जहां पर हमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। महाराष्ट्र और ऐसे कुछ स्टेट है जहां पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और हमें अगर रजिस्टर करना है तो हम रजिस्ट्रर ऑफ दी फर्म में क्या करेंगे, अपने फर्म, अपने जो भी बिजनेस है उसके लिए रजिस्टर करेंगे और अपना बिजनेस क्या करेंगे, कैरिड आउट करेंगे। सो इट इज नॉट मैंडेटरी एज पर दी प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बट इन महाराष्ट्र एंड इन सम अदर स्टेट इट इज कंपल्सरी टू रजिस्टर। उसके बाद 10th है प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। अभी पार्टनरशिप है, उसमें पार्टनर्स है, तो जो भी आएंगे प्रॉफिट और लॉसेस सबको शेयर करना पड़ेगा। अभी सोल ट्रेडिंग कंसर्न था तो वो खुद ही कर लेता था, बट यहाँ पे अभी है, तो यहाँ पे कैसा है कि उन लोग है ना, पार्टनर्स जो भी प्रॉफिट और लॉसेस आएंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे में शेयर करने वाले। अभी ये जो प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करते हैं वो किस पे डिपेंड रहता है, वो जो अमाउंट ऑफ कैपिटल ये लोग लेके आते हैं, जो भी गुडविल लेके आते हैं, जो भी सर्विसेज ऑफर करते हैं, जो भी पार्टनर्स के रिलेटेड रहता है ना, जो भी उनके अमाउंट ऑफ कैपिटल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में, जो भी कैपिटल उन्होंने लाया है, जो भी गुडविल है, उसके बेसिस पे क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल कि अभी 2 पार्टनर ऑलरेडी चला रहे हैं और बाद में तीसरा नया एक पार्टनर आया, तो स्टार्टिंग में 2 पार्टनर अपना मस्त ले लेंगे, उसके बाद जो तीसरा पार्टनर आया उसको थोड़ा सा देंगे क्योंकि वो बाद में आया है। अभी फिर वो ऐसे रहता है कि जो भी कैपिटल रहता है, गुडविल रहता है, पार्टनर के रेट के हिसाब से हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करते हैं। बट अगर हमारे एग्रीमेंट में हमें बोला गया है कि हमें इतना इतना शेयर देना, तो हम इतना इतना शेयर क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करेंगे। बट इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट कि हमें कितने प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करना है, तो हर एक पार्टनर को इक्वली शेयर करना पड़ेगा, इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट। नेक्स्ट है हमारा टर्मिनेशन ऑफ पार्टनर। टर्मिनेशन ऑफ पार्टनर मतलब कि कैंसिलेशन ऑफ पार्टनर। हम अगर हमें पार्टनर नहीं रहना, हम क्या कर सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं। हम नोटिस दे देंगे, इन राइटिंग देना है, ओरली नहीं बोल के जाना हमें पार्टनर अभी हमें नहीं रहना, हम जा रहे हैं, टाटा बाय बाय खत्म, ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है, इन राइटिंग क्या करना है, नोटिस देना है कि हम अभी पार्टनर में नहीं रहना चाहते, तो हम क्या कर सकते हैं, अपना पार्टनरशिप क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो टर्मिनेशन ऑफ पार्टनर ये होता है। अभी यहाँ पे पार्टनर्स को हम रिमूव भी कर सकते हैं, मतलब पार्टनरशिप अगर फॉर एग्जांपल कि कोई अगर अनलॉफुल बिजनेस कैरी कर रहा है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप से निकाल सकते हैं। ऐसे क्या हो जाता है, टर्मिनेशन ऑफ पार्टनर हो जाता है ना। लास्ट है हमारा डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब कि वाइंड अप और डिसॉल्व द बिजनेस, यहाँ पे बिजनेस को ही क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। अभी यहाँ पे बिजनेस खत्म कैसे हो जाता है, डिसॉल्व कैसे होता है। अगर पार्टनर चाहे तो क्या कर सकते हैं, पार्टनर्स अगर चाहता है कि बिजनेस अगर अब मुझे हम लोग को बिजनेस नहीं रन करना, बहुत हो गया, चलो कंटाल आ रहा है, तो बिजनेस को खत्म कर दिया। फॉर एन एग्जाम्पल कि इन केस अगर डेथ हो जाता है किसी पार्टनर का, या कोई पार्टनर इंसेंट हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया, तो उधर पे भी बिजनेस क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। कि अगर 2 पार्टनर है तो 2 पार्टनर रहेंगे, तो अगर एक पार्टनर गया तो कैसे बिजनेस चलेगा, वो पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाने वाला। तो इधर पे क्या होता है, पार्टनरशिप जो हमारा फर्म रहता है वो डिसॉल्व हो जाता है। अगर हम लोग को बोल दे फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर 3-4 हमारे पार्टनर थे, 3-4 पार्टनर से उसमें से कोई एक पार्टनर तो चला गया, तो हमारे तो 2 या 3 तो पार्टनर्स बच रहे। तो अगर हम लोग को एग्रीमेंट में बोला है कि अगर एक पार्टनर के जाने से हम अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं तो हम कंटिन्यू करेंगे। अगर नहीं बोला गया है, इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट दैट आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टनर, इंसेंट और द इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर, द पार्टनर कैन नॉट कैरी आउट द बिजनेस। सो बिजनेस उधर पे क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो ये था हमारा डिसोल्यूशन। ये कुछ हमारे फीचर्स थे। अभी जिस तरह से सोल ट्रेडिंग कंसर्न के हमारे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स थे, उसी तरह से हमारे पार्टनरशिप फर्म के भी क्या है, कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है। सो ये कुछ टोटल 9 मेरिट्स है, इसके 9 एडवांटेजेस है। पहला एडवांटेजेस को इजी फॉर्मेशन। पार्टनरशिप फर्म को भी बनाना इजी है, मतलब इट इज इजी टू फॉर्म। इसमें सिर्फ 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। उस 2 पर्सन रहते हैं, वो क्या कर सकते हैं, एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, अपना बिजनेस रजिस्टर, अपना जो भी उनका बिजनेस रहेगा वो रजिस्टर कर देंगे और क्या कर जाएगा उनका। और एक जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज रहती है, और जो इधर पे लीगल फॉर्मेलिटीज रहती है कुछ ज्यादा
वो नहीं रहता कुछ एकदम ज्यादा एक लेंथी प्रोसीजर, नॉर्मल एक क्विक रहता है, और वो क्विक सा प्रोसीजर रहता है, उसमें में जो भी प्रोसीजर रहेगा यू कैन कंप्लीट और अपना एक पार्टनरशिप फॉर्म क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। तो इट इज इजी टू फॉर्म। नेक्स्ट है कैपिटल। अभी इधर पे कैपिटल ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि इधर पे एक पार्टनर नहीं, मतलब एक इंसान नहीं ना, दो दो या दो से ज्यादा होते हैं पार्टनर से, तो ऑब्वियसली ज्यादा रहेंगे। तो एज कम्पेयर टू सोल ट्रेडिंग कंसर्न, यहाँ पे जो हमारा कैपिटल है वो ज्यादा रहेगा, तो हमारे बिजनेस को हम एक्सपांड कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ज्यादा पार्टनर्स है तो ज्यादा कैपिटल है। सो नेक्स्ट हमारा है बिजनेस सीक्रेसी। सोल ट्रेडिंग कंसर्न के जैसे ही इधर पे भी क्या है, बिजनेस सीक्रेसी है। अभी यहाँ पे भी इनको क्या करते हैं, बुक जो इनकी अकाउंट्स ऑफ बुक्स है उनको पब्लिश करने की जरूरत नहीं है। जो बड़े बड़े कंपनीज इंडस्ट्रीज होते हैं ना, उनको जरूरत पड़ती है कि उनको दिखाना पड़ता है। अभी बट इनका क्या है, छोटा सा है, तो अभी ज्यादा इतने पार्टनर्स नहीं है कि हमें क्या करना है, अपने बुक्स अकाउंट्स ऑफ बुक्स को शो करना रहता है। तो इधर पे क्या होता है कि जो उनके कॉम्पिटिटर्स रहते हैं उनको आइडिया नहीं रहता कि कितने प्रॉफिट हुए, कितना लॉसेस हुए, तो इधर पे एक बिजनेस सीक्रेसी रहता है। नेक्स्ट है कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। कंटिन्यू एग्जिस्टेंस है, अगर एग्रीमेंट में बोल दिया है कि अगर फॉर किसी एक पार्टनर की डेथ हो गई है, कोई एक पार्टनर या तो इंसेन हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है, तो जो रिमेनिंग पार्टनर है वो क्या कर सकते हैं, बिजनेस कैरिड कर सकते हैं, अपना बिजनेस कंटिन्यू रख सकते हैं इफ इट इज मेंशन इन द एग्रीमेंट। और जो हमारा पुराना एग्रीमेंट है उसको हम लोग को नया करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा एक पार्टनर था वो चला गया है। नेक्स्ट है हमारे डिसीजन मेकिंग। अब इधर पे जो डिसीजन मेकिंग होता है वो इधर पे क्विक डिसीजन होता है और क्वालिटी डिसीजन मेकिंग होता है। क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न में, तो वहां पे क्या है कि वहां पर एक ही इंसान था, तो उधर पे उसको जो ठीक लगता था वो कर लेता था। बट इधर पे क्या है, इधर पे ज्यादा पार्टनर्स इन्वॉल्व भी रहते हैं, कुछ जितने पार्टनर्स है उतने सजेशंस उतने ओपिनियंस आएंगे, कुछ अच्छा आइडियाज आएगा, कोई क्रिएटिविटी आएगा, तो इससे क्या होगा, क्वालिटी डिसीजन मेकिंग होगा और क्विक डिसीजन भी मेकिंग होता है, क्योंकि ज्यादा पार्टनर्स नहीं रहते हैं। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। अगर पार्टनर्स को लगता है कि उनका बिजनेस सही नहीं चल रहा है, हम अपने बिजनेस लाइन को चेंज कर सकते हैं। अगर उनको लग रहा है कि बिजनेस में कुछ थोड़ा चेंजेस लाना है, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस वो अपने बिजनेस में भी थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, थोड़ा एक्सपांड कर सकते हैं, थोड़ा चेंज कर सकते हैं, थोड़ा कोई मॉडिफाई कर सकते हैं। सो इट इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल लाइक दी सोल ट्रेडिंग कंसर्न। नेक्स्ट है एफर्ट रिवॉर्ड रिलेशनशिप। एफर्ट रिवॉर्ड रिलेशनशिप क्या है कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एफर्ट एंड रिवॉर्ड। एफर्ट और रिवॉर्ड मतलब कि जैसा तुम करोगे वैसा तुमको मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर तुम ज्यादा मेहनत करते हो तो तुमको अच्छा और बेनिफिट मिलेगा, अच्छे इंक्रीमेंट्स मिलेंगे। तुम कम मेहनत कर रहे हो, जो नॉर्मल वेजेस और सैलरीज दी जाती है वही तुमको मिलेगी। तो इधर पे क्या है कि अगर मेंशन किया गया एग्रीमेंट में कि अगर एक्टिव पार्टनर जो मेंशन, अगर एग्रीमेंट में मेंशन कर दिया है कि एक्टिव पार्टनर को क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा बेनिफिट एज कम्पेयर टू दी जो हमारे अदर पार्टनर्स है। इफ अगर कोई एक्टिव पार्टनर है तो उनको उसको रिवॉर्ड मिलेगा। सो डायरेक्ट रिलेशन रहता है, अगर उसका एफर्ट अच्छा है तो रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा, उसका एफर्ट कम है तो उसका रिवॉर्ड भी कम रहेगा। सो ये हमारा डायरेक्ट रिलेशन है। उसके बाद है गुडविल। अभी गुडविल होता क्या है, गुडविल क्या होता है, गुडविल है ना, हमारे बिजनेस, हमारे जो कंपनी का मार्केट में नाम होता है, उसको हम लोग गुडविल कहते हैं। गुडविल है ना एक एसेट है, और बिजनेस का एसेट होता है, फर्म का एसेट होता है। अभी यहाँ पे ना बिजनेस को अगर हम पैसे में जो कन्वर्ट करते हैं उसको हम गुडविल कहते हैं। अभी पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है ना, इधर पे अगर कोई एडमिशन, कोई किसी भी पार्टनर का एडमिशन हुआ है तो उसको ना अपने साथ कैपिटल के साथ साथ गुडविल भी लाना पड़ता है। और अभी ये गुडविल मार्केट में आता कैसे, अगर हमने अच्छी क्वालिटी दी है, अच्छा मतलब हमारे कस्टमर्स को अच्छी प्रोडक्ट की क्वालिटी दी है, अच्छे से उनको सर्विसेज दिए गए, तो इससे क्या होता है, मार्केट में हमारे कंपनी का जो रहता है गुडविल बढ़ता है। एंड द लास्ट वन इज स्पेशलाइजेशन। इट्स ब्रिंग स्पेशलाइजेशन एज कम्पेयर टू एसटीसी। अगर हम देखेंगे एसटीसी में, हम देखते हैं एसटीसी में मतलब हमारा जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है उधर पे हम देखेंगे वहाँ स्पेशलाइजेशन था नहीं, क्योंकि एक ही ओनर था। तो अभी वो कहाँ कहाँ पे ध्यान देगा, उसको पूरा चीज मैनेज करना पड़ता था। अभी स्पेशलाइजेशन है तो पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनर्स होते हैं, कोई किसी चीज में माहिर होगा, कोई किसी चीज में उसकी स्किल्स अच्छी होगी, तो हम उसके हिसाब से क्या करेंगे, काम उसको डिवाइड करेंगे, और इससे क्या आता है, स्पेशलाइजेशन आता है। सो ये तो कुछ हमारे मेरिट्स। इजी फॉर्मेशन, इजी टू फॉर्म, कैपिटल, देयर इज मोर कैपिटल एज कम्पेयर टू सोल ट्रेडिंग कंसर्न। बिजनेस सीक्रेसी, जहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म क्या करता है, अपने बिजनेस सीक्रेसी एंजॉय करता है। कंटिन्यू एग्जिस्टेंस, अगर एग्रीमेंट में हमें कहा गया है तो हम अपने बिजनेस को कंटिन्यू रख सकते हैं। डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे भी क्विक डिसीजन मेकिंग है और क्वालिटी डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि यहाँ पे और ओपिनियंस और सजेशंस आते हैं दूसरे पार्टनर्स से। फ्लेक्सिबिलिटी, अगर पार्टनर्स को लगता है अपने बिजनेस को चेंज करना है, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस लाने हैं, वो भी कर सकते हैं। एफर्ट रिवॉर्ड रिलेशनशिप,
अगर एग्रीमेंट में बोला है कि एक्टिव पार्टनर को इतना देना चाहिए तो एज कम्पेयर टू द अदर पार्टनर तो हम उनको देंगे। गुडविल वैल्यूएशन ऑफ द पार्टनरशिप इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, हम जो अगर बिजनेस को पूरे पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको गुडविल कहते हैं। स्पेशलाइजेशन क्या होता है कि अभी यहाँ पर बहुत पार्टनर्स होते हैं तो उनके अलग अलग स्किल्स और कैपेबिलिटीज होते हैं, तो इससे क्या होता है, काम में स्पेशलाइजेशन आते हैं। तो ये कुछ मेरिट्स थे। अब हम लोग देखने वाले डीमेरिट्स, दैट इज हमारा डिसएडवांटेजेस। पहला डिसएडवांटेजेस क्या है, पहला है प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी। पहला ये है कि अगर हम लोग एग्रीमेंट बोलता है कि अगर किसी पार्टनर का डेथ हो गया या इनसेन हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस को कैरी नहीं कर सकते। तो पार्टनरशिप फर्म फेस द प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी इफ द एग्रीमेंट डज नॉट प्रोवाइड द कंटिन्यू एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म। नेक्स्ट है हमारा एब्सेंस ऑफ लीगल स्टेटस। अभी जिस तरह से उधर पे उसके एसटीसी में, हमारा सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जहाँ पे ओनर और उसके बिजनेस को कोई भी लीगल एक स्टेटस नहीं था, दोनों एक इन द आइज ऑफ लॉ सेम थे, उसी तरह से यहाँ पे पार्टनर्स और उनका पार्टनरशिप फर्म जो रहता है वो भी इन द आइज ऑफ लॉ क्या है, सेम है, कंसिडर एज वन एंड द सेम ओनली। देन डिस्प्यूट, अभी यहाँ पे एक बंदा तो है नहीं, अभी जब दो चार लोग होते हैं तो वहाँ बहस तो होती है। अब ये तो पार्टनरशिप है, जरूरी नहीं ना सबके जो भी ओपिनियन है सब उस पर एग्री करे, नहीं मुझे नहीं मानना, तुझे मानने तो तू मान, मेरी मर्जी में कुछ भी करूँ, ऐसा होता है ना। तो अभी जब डिस्प्यूट्स होते हैं तो इधर पे बिजनेस क्या होता है, डिसॉल्व होने की भी चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि सब नहीं मानते, ठीक है अब नहीं हो, किसी को नहीं करना, बिजनेस ही खत्म कर दो, खत्म बात इधर ही पे। तो अभी पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, डिस्प्यूट्स होता है, सब लोग सबके बात में एग्री नहीं करते। उस नेक्स्ट है हमारा नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। अभी विदाउट द प्रायर परमिशन हम अभी पार्टनर से, अभी सब लोग हैं तो सबके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा ना, हम लोग अपनी मर्जी तो नहीं कर सकते ना कि नहीं मेरा मन जो भी मैं वो करूँ। तो विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स वी कांट, जो पार्टनर्स रहता है एक पार्टनर वो क्या कर सकता है, अपने इंटरेस्ट को क्या कर सकता है, ट्रांसफर नहीं कर सकता। देन लिमिटेशंस ऑफ पार्टनर, यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ पार्टनर है 50 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं आ सकते, जो ओनली 50 हमें बोलेगी कि मैक्सिमम 50 है और मिनिमम 2 है, तो इधर पे लिमिटेशंस ऑफ पार्टनर है एज कम्पेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में बहुत रहते हैं बट इन दी पार्टनरशिप फॉर्म इधर पे सिर्फ 50 मेंबर्स रहते हैं। लिमिटेशन ऑफ पार्टनर, सो देयर इज लिमिटेशन ऑफ पार्टनर एज कम्पेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी। सिक्स्थ वन है डिफिकल्टी इन एडमिशन ऑफ पार्टनर। अभी कभी कभी स्टार्ट हम लोग ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, हमारा पार्टनरशिप स्टार्ट हो गया है, अभी इतने पार्टनर्स हैं, बट होता है कि अब अभी न्यू पार्टनर का एडमिट करना है, तो हमें ऐसा जरूरी नहीं ना कि अब जो सामने वाला पार्टनर आ रहा है हमें कैसे आइडिया होगा कि वो ट्रस्टवर्दी है, लॉयल है, हमारे बिजनेस के लिए सही है, क्या कभी कभी आके भी घपला मार सकता है। तो इसमें क्या होता है कि इट इज लाइक हमें ट्रस्ट नहीं रहता कि सामने वाला पार्टनर लॉयल रहेगा, हमारे बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ा रीजन है कि अभी यहाँ पर अगर हमने न्यू एडमिशन ऑफ पार्टनर ले भी लिया तो अभी हमारे क्या करते हैं, हमारे प्रॉफिट एंड लॉसेस को हमें बांटना पड़ेगा, बहुत दुख रहेगा कि हम अपने प्रॉफिट्स जो भी आ रहे हैं किसी नए इंसान को हम दे रहे हैं। तो ये भी एक रीजन होता है। तो यहाँ पे दो रीजन है कि इट इज लाइक सामने वाले को हमारे प्रॉफिट एंड लॉसेस देने पड़ेंगे, और उसका वो बंदा हमारे बिजनेस के लिए लॉयल है कि नहीं है, वो ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं है, हमें वो भी देखना पड़ेगा। उसके बाद हमारा सेवेंथ है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सोल ट्रेडिंग से कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी अभी इधर पे सिंगल पार्टनर या पूरे पार्टनर को सबकी लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचनी पड़ती है इफ इट इज नॉट सफिशिएंट टू पे द क्रेडिटर इफ फ्रॉम द बिजनेस प्रॉपर्टी। अगर बिजनेस प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी अगर उनको अपने क्रेडिटर को पूरा पैसा नहीं पे कर पा रहे तो चलो अपना जो भी बिजनेस अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको भी बेचो और उसको पे करो और दे दो जो भी उनका सामान है। उसके बाद है 8 रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। अभी इधर पे क्या है, पार्टनर से तो एक को लगता है कि ये काम कर देगा, दूसरे को लगता है ये काम कर देगा, ऐसे चक्कर में काम ही नहीं होता। तो और कभी कभी क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि अभी हर एक चीज के लिए तो परमिशन नहीं ले सकते कि अभी हमें साइन करना है तो हम सबसे परमिशन ले, सब एक मीटिंग बुलाए कि मुझे साइन करना है, तो ऐसा करेंगे नहीं। तो कभी कभी क्या होता है, वो सामने वाला बंदा सोचता है अरे साइन ही तो करना है, चलो ठीक है कर देते हैं। कभी अगर लोन है, अरे हाँ बिजनेस के लिए तो लोन लेना है, चलो ले लेते हैं, उसमें क्या, बट देखना पड़ता है ना बिजनेस में क्या है क्या नहीं है, हमें लोन लेना जरूरी है, ये किस चीज का साइन है, तो थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है। ऐसे नहीं कि हमारा जो मर्जी आता हम कर देते हैं, यहाँ पे पार्टनर्स और रहते हैं, उनको भी आइडिया होना चाहिए कि बिजनेस में क्या हो रहा है, हम बिना पूछे लोन नहीं ले सकते, किसी चीज में भी साइन नहीं कर सकते। तो इट इज लाइक रिस्क ऑफ एम्प्लॉयड अथॉरिटी, यहाँ पे कोई भी किसी चीज का भी एडवांटेज ले सकता है, बिना पूछी कोई कुछ भी कर देगा। उसके बाद लिमिटेड कैपिटल,
लिमिटेड कैपिटल है। अभी एज कंपेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी यहाँ पे लिमिटेड कैपिटल है। लिमिटेड कैपिटल अभी यहाँ पे कैसे जो हमारे नंबर ऑफ पार्टनर्स है, इधर पे लिमिटेशन है तो इधर पे क्या आएगा, ज्यादा कैपिटल नहीं आ पाएगा तो हम अपने बिजनेस को एक्सपांड नहीं कर सकते एज कम्पेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो इधर पे लिमिटेड कैपिटल का भी एक डिसएडवांटेज है। लास्ट है प्रॉब्लम ऑफ सीक्रेसी। अभी यहाँ पर हम अपने अकाउंट्स और बुक्स तो पब्लिश नहीं कर रहे, बट इधर पे जो पार्टनर्स है, क्या पता उसमें से कोई एक पार्टनर ऐसा निकल गया हो जो हमारे ही कंपनी के इंफॉर्मेशन को आउटसाइडर पे, किसी आउटसाइडर को क्या कर रहा हो, बता रहा हो, तो इधर पे प्रॉब्लम ऑफ सीक्रेसी आ जाता है। जबकि हमें नहीं शो करना रहता, बट यहाँ पर कोई हमारे पूरे एक पार्टनर्स में से कोई एक ऐसा इंसान जो निकल जाता है हमारे बिजनेस के खिलाफ आके अपने 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 फायदे के लिए क्या करता है, अपने फायदे के लिए किसी और आउटसाइडर को हमारे बिजनेस के जो भी इंफॉर्मेशन रहते हैं, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन क्या कर देता है, उसको बता देता है। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है। तो ये हमारे कुछ पार्टनरशिप्स के एडवांटेजेस, फीचर्स और डिसएडवांटेजेस थे। पार्टनरशिप एक्चुअली होता क्या है, जहाँ पर हमारे एक एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर होता है, एक एडमिशन पार्टनर, पार्टनरशिप किसी एक बंदे का आना, किसी एक इंसान का आना पार्टनरशिप क्रिएट करता है। जहां पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, जहां पर उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में उनके बिजनेस के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर्स के बारे में बताते हैं। उसमें वो कौन से बिजनेस कैरिड आउट करे, किस तरह से अपना प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करेंगे, ये सब हम लोग को क्या पार्टनरशिप के बारे में था। तो ये कुछ फीचर्स थे जो ऑलरेडी हमने देख लिए। आज हमने देख लिया सोल प्रोप्राइटरशिप एंड दी पार्टनरशिप फर्म। जो नेक्स्ट है हम उसको कंटिन्यू करने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप से आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे और वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।